नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस ऐतिहासिक विश्लेषण पर चर्चा करने वाले हैं वो आपको सच में हैरान कर देगा। ये किसी आम सफर की कहानी नहीं है। ये इंसानी साहस, उम्मीद और एक्सट्रीम लिमिट्स तक जाने की एक ऐसी दास्तान है जो 1940 के एक भयानक साइबेरियन प्रिजन कैंप, जिसे गुलाग कहते हैं, वहां से शुरू होती है और पता है कहाँ खत्म होती है? लगभग 4000 मील का जानलेवा सफर तय करने के बाद भारत में। तो चलिए इस डीप एनालिसिस में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे इतने हार्श एनवायरनमेंट्स इंसान के अंदर एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल बदलाव लाते हैं। इस पूरे सफर को हम इन 5 अहम हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत होगी साइबेरियन गुलाग के एस्केप से, फिर जमा देने वाले जंगल का सफर, गोबी डेजर्ट की भयानक गर्मी, आपस में बने अटूट रिश्ते और आखिर में आजादी के शिखर तक का वो लंबा रास्ता। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, साइबेरियन जेल और वहां से भागने की वो पहली चिंगारी। उस भयानक जेल में जहां भरपेट खाना नहीं था और ठंड से बचने का कोई सहारा नहीं था, इन कैदियों के अंदर इस असंभव एस्केप की उम्मीद जागी। यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है, ये कैदी कोई एक जैसे बैकग्राउंड के नहीं थे। सोचिए जरा, जॉन एक आर्मी ऑफिसर था जिसकी एक ही जिद थी, अपनी पत्नी से दोबारा मिलना, जिसे बुरी तरह टॉर्चर किया गया था। दूसरी तरफ स्मिथ था, एक अमेरिकन इंजीनियर जो सिर्फ प्रैक्टिकल सर्वाइवल पर फोकस करता था। वॉल्का एक खतरनाक मुजरिम था जिसे बस अपने जुए के कर्जों से भागना था। और एंड्रेस एक फॉर्मर प्रीस्ट थे जिनके लिए फेथ और जस्टिस ही सब कुछ था। इन सबके अलग अलग नजरिए ही आगे चलकर इनके डीप साइकोलॉजिकल ग्रोथ का बेस बने। वक्त और मुसीबतों के साथ इस ग्रुप का मिजाज पूरी तरह बदल गया। शुरुआत में जब ये जेल में थे तो वहां सिर्फ खुद को बचाने की होड़ थी। एक स्वेटर के लिए वाल्का ने एक कैदी को चाकू तक मार दिया था। लोग अपना खाना छुपाते थे, लेकिन सफर के अंत तक आते आते यही लोग खुद का बलिदान देने लगे। वो पानी की आखिरी बूंदें आपस में बांटने लगे और कमजोर साथियों को पीछे छोड़ने से बिल्कुल इनकार कर दिया। ये एक सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन्होंने भागने का ये इम्पॉसिबल प्लान बनाया कैसे? उन्होंने गार्ड्स की शिफ्ट चेंज के वक्त का फायदा उठाया। स्मिथ ने अपनी सोने की घड़ी देकर एक कैदी से मदद ली और जनरेटर बंद करवाया। उन्हें बस 10 मिनट का घना अंधेरा मिला। उसी अंधेरे और तेज बर्फीले तूफान के बीच कुत्तों और आर्म्ड गार्ड से बचते हुए उन्होंने मंगोलिया की तरफ, यानी दक्षिण दिशा में अपना रुख किया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बर्फीले जंगल में अत्यधिक ठंड के बीच जिंदा रहने की जंग। गार्ड्स का डर तो छूट गया था, लेकिन अब इनका सामना फ्रीजिंग विल्डरनेस से था। इस जमा देने वाली बर्फ में जिंदा रहने के लिए उन्होंने बहुत ही छोटी पर इफेक्टिव माइक्रो सर्वाइवल टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, जैसे कि हवा से बचने के लिए बर्फ में खड्डे खोदकर बसेरा बनाना। और सबसे कमाल की बात देखिए, जब बर्फ की चमक उन्हें अंधा कर रही थी तब उन्होंने पेड़ की छाल को काटकर आई मास्क बनाए। बिना किसी कंपास के उन्होंने सिर्फ धूप की दिशा से अपना रास्ता ढूंढा। अब खाने के बिना तो कोई कितना चलेगा, है ना? भूखमरी इन पर हावी हो रही थी और जिंदा रहने की इस तड़प में उन्होंने क्या किया ये सुनकर शायद आप यकीन न करें। उन्होंने भेड़ियों को डराकर उनका कच्चा मीट चुराया, जमीन से कीड़े और घोंसलों से अंडे निकाल कर खाए। यही नहीं, सफाई रखने के लिए प्राकृतिक चीजों को मिलाकर अपना खुद का साबुन बनाया और एक लोकल इंसान से एक ऐसा ताबीज हासिल किया जो उन्हें भयानक मच्छरों से बचा सके। मतलब रॉ ह्यूमन विल टू लिव इसे ही कहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये बर्फीला जंगल सबको आगे नहीं बढ़ने देता। यहाँ काजिक नाम के कैदी का जिक्र करना जरूरी है। उसे नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात में ना दिखने की बीमारी थी। एक रात लकड़ी ढूंढते हुए वो अंधेरे में खो गया और भटकते हुए ठंड से जमकर मरा गया। काजिक की मौत ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी और इस बात का सबूत थी कि ये लैंडस्केप कितना डेडली है। सफर के तीसरे पड़ाव पर आते हैं गोबी मरुस्थल की भट्टी, बर्फ से निकलकर सीधे जलती रेत तक। जब ये ग्रुप इतनी मुसीबतें झेलकर बॉर्डर पार करके मंगोलिया पहुंचा तो उनकी सारी उम्मीदें टूट गईं। उन्हें एक बोर्ड मिला जिस पर साफ लिखा था कि मंगोलिया अब सोवियत कंट्रोल में है। वहां के धार्मिक स्थलों को तबाह कर दिया गया था। इन ऐतिहासिक हालातों के कारण उन्हें अचानक अपना रास्ता बदलना पड़ा। अब आजादी के लिए उन्हें चीन और भारत की तरफ जाना ही था और ये रास्ता उन्हें सीधे बेरन गोबी डेजर्ट में ले गया। ठंड से बचने की आदत तो पड़ गई थी, पर अब धूप और गर्मी से बचना था। धूप से बचने के लिए टहनियों और फटे कपड़ों का इस्तेमाल किया गया। जब प्यास के मारे उनका गला सूखने लगा तो उन्होंने थूक बनाने के लिए पत्थरों को चूसना शुरू कर दिया। भयानक रेत के तूफानों से बचने के लिए खड्डों में छुपे। और सबसे आश्चर्यजनक बात, जब उनका पानी बिल्कुल खत्म हो गया था तो आसमान में उड़ते एक अकेले पक्षी का पीछा करके उन्होंने एक कुआं ढूंढ निकाला। ये रिसोर्सेज को मैनेज करने की अल्टीमेट मिसाल है। चौथा पड़ाव, मौत के बिल्कुल सामने बने अटूट रिश्ते और उनका साइकोलॉजिकल ग्रोथ। रास्ते में उन्हें इरीना नाम की एक पोलिश अनाथ लड़की मिली जिसके पेरेंट्स को मार दिया गया था। सोचिए, उनके पास खुद खाने को नहीं था, फिर भी उन्होंने उसे अपने ग्रुप में शामिल किया। और टॉमास, जो सबका हौसला बढ़ाने के लिए रेत पर, गुफाओं में और अपनी ड्राइंग बुक में सबके चित्र बनाता था। इस डेजर्ट के क्रशिंग प्रेशर ने उनके सारे डिफरेंसेस मिटा दिए और इस शेयर्ड ट्रॉमा ने एक ऐसी एम्पैथी पैदा की जो उस गर्मी से भी ज्यादा गहरी थी। इस सफर में एक बहुत ही हैवी मोमेंट आया जब प्यास और थकन से चूर स्मिथ बिल्कुल चलने की हालत में नहीं था, लगभग पैरालाइज्ड हो चुका था। उसने जॉन से कहा, मुझे छोड़ दो, लेकिन जॉन का जवाब था, जब तक तुम जिंदा हो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जॉन की खुद की मोटिवेशन अपनी पत्नी से मिलने की थी और उस होप ने उसे इतना इमोशनल और मजबूत बना दिया था कि वो अपने किसी भी साथी को मरने के लिए छोड़ ही नहीं सकता था। और उसी कमिटमेंट का नतीजा एक चमत्कार से कम नहीं था। एक सुबह जोरन को अपने पैरों के पास से एक सांप गुजरता हुआ महसूस हुआ। उसने ध्यान से उस सांप का पीछा किया और रेत के बीच एक छोटा सा नमी वाला गड्ढा ढूंढ लिया। उन्होंने वो पानी न सिर्फ खुद पिया बल्कि मौत के मुंह में जा चुके स्मिथ के मुंह में पानी की वो वाइटल बूंदें डाली और उसकी जान बचाई। ये उनकी टीम बॉन्ड का सबसे इनक्रेडिबल मोमेंट था। लेकिन ये रेगिस्तान सच में बहुत बेरहम था। आइरीना और टॉमिश ने अपने शरीर की आखिरी बूंद तक हिम्मत दिखाई, मगर आखिरकार उनके फिजिकल बॉडीज ने जवाब दे दिया।
बाकी ग्रुप को उन्हें उस डेजर्ट की रेत में ही दफनाना पड़ा। उनका इस तरह जाना एक बहुत भावुक पल था, पर वो उनकी अनवेवरिंग होप का एक मूविंग ट्रिब्यूट बन गया। आखिर में 5वां पड़ाव, आजादी का शिखर और हिमालय तक का रास्ता। जैसे ही उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्रॉस करके तिब्बत में कदम रखा, उन्हें बुद्धिस्ट मॉन्क्स मिले जिन्होंने उन्हें सैंक्चुरी दी और पहली बार असली खाना दिया। वहां उन्हें आश्रय तो मिला, लेकिन यही वो जगह थी जहां से इस ग्रुप को नेचुरली अलग होना था। और आखिर में वो आखिरी फ्रीजिंग फिजिकल थ्रेशोल्ड क्रॉस करके जॉन, एंड्रेस और जोरेन भारत पहुंचे। अब आगे क्या? इन सबके पर्सनल मोटिवेशंस इन्हें अलग अलग रास्तों पर ले गए। स्मिथ, जो एक प्रैक्टिकल इंजीनियर था, अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए अमेरिका वापस जाने के लिए चाइना की तरफ निकल गया। एंड्रेस वॉर में हिस्सा लेना चाहता था। जोरान चाहता था कि वो दुनिया को टॉमिश की ड्राइंग्स के जरिए उन सबकी कहानी बताए। लेकिन जॉन अभी भी अपने देश पोलैंड नहीं जा सकता था, इसलिए वो आगे चलता ही रहा। अब एक सेकंड के लिए इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 50। ये बस एक नंबर नहीं है दोस्तों। जॉन भारत तो जरूर पहुंच गया था, लेकिन उसे अपने असली घर, अपनी पत्नी के पास वापस लौटने में 50 साल लग गए। आधा शताब्दी। इतने लंबे वक्त तक वो एक डिस्प्लेस्ड इंसान की तरह हिस्ट्री के आगे भटकता रहा। लेकिन जब फाइनली हिस्ट्री ने करवट बदली और पोलैंड आजाद हुआ, तो जॉन वापस गया। उसने जब अपने पुराने घर का दरवाजा खोला और अंदर जो देखा, वो इस 4000 मील के सफर और 50 साल के इंतजार का सबसे बड़ा इमोशनल पे ऑफ था। उसकी पत्नी वहीं थी और उसका इंतजार कर रही थी। उसकी वो इनिशियल मोटिवेशन आधी शताब्दी तक भी नहीं टूटी। तो इस पूरे सफर के बाद एक सवाल जो मैं आप सबके छोड़ना चाहता हूँ, जब इंसान के पास न टूटने वाली उम्मीद हो, जब उसके पास कोई गहरा मकसद हो, तो इंसानी बर्दाश्त की असली सीमा आखिर है क्या? क्या सच में उसकी कोई लिमिट है, या उम्मीद किसी भी बर्फ, गर्मी और दूरी को हरा सकती है? इस सोच विचार के साथ हमारे इस ऐतिहासिक विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको यहाँ से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा।